अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गलानी एंड यू वाचिंग अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ कहानी पाकिस्तानी। जब आप लाइब्रेरीज के बारे में सोचते हैं फ़ौरन जहन में क्या आता है? किताबें, खामोशी, पढ़ाई, स्टूडेंट्स विद नोजेस इन बुक्स, गुस्से वाली लाइब्रेरियंस जो करके सब कुछ चुप कराती हैं। अगर आप हिस्ट्री से वाकिफ़ हैं तो लाइब्रेरी का जिक्र पर अशुरबनीपाल की लाइब्रेरी का नाम ज़रूर जहन में आता होगा। अशुरबनीपाल लाइब्रेरी को आज के इराक, तुर्की, ईरान और शाम के इलाकों में कायम 668 to 627 BC के दौर की कदीम सल्तनत असीरिया के एम्पर अशुरबनीपाल ने कायम किया था। इस लाइब्रेरी का एक बड़ा हिस्सा आज भी ब्रिटिश म्यूजियम में महफूज है। ये पहली लाइब्रेरी थी जिसमें आज के मॉडर्न दौर की अक्सर कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद थी। जब हमला आवारों के हाथों इस लाइब्रेरी को नुकसान पहुंचा तो इससे एक अजीम नुकसान से ताबीर किया गया। आजकल की टेक्नोलॉजी सेंट्रिक दुनिया में जब इंटरनेट के जरिए इंफॉर्मेशन सेकंड्स में हाथों में आ जाती है, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स और टैबलेट्स के जरिए लोगों में लाइब्रेरीज की क्या अहमियत बाकी है, और ये दिखाने के लिए मैं आपको द रॉयल लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया में लेके जाती हूँ। अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया में एट द बीटली सेंट्रल लाइब्रेरी। आज के शो में दिलचस्प कहानियां सच एज किताबों से लेकर वेडिंग बेल्स तक वाशिंगटन डीसी की लाइब्रेरीज में अरेंजमेंट्स हैं सब। प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज की अहमियत को एक सलाम। बदलते हुए वक्त में बदलते हुए लाइब्रेरीज, एक मिनिएचर लाइब्रेरी और एक ह्यूमन लाइब्रेरी जो लोगों को लाइब्रेरीज में वापस ला रही है। कराची का एक बुक रीडिंग क्लब वो खालापुर कर रहा है, लाइब्रेरीज के कल्चर में पैदा हो चुका है। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के मुताबिक अमेरिका में लाइब्रेरीज की कुल तादाद 1.25 लाख से ऊपर है। क्या ये तादाद अमेरिकी आबादी की ज़रूरियात पूरे करने के लिए काफ़ी है? अमेरिकियों और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल को लाइब्रेरीज की जानिब लाने और लाइब्रेरीज को ज़िंदा रखने के लिए वाशिंगटन डीसी की लाइब्रेरीज क्या तरीके इस्तेमाल कर रही हैं? ये एक दिलचस्प कहानी है जो आप तक पहुँचा रहे हैं अमीश श्रीवास्तव। न्यूयॉर्क की पब्लिक लाइब्रेरी में चारों तरफ बुक्स के बीच आप अपनी दुल्हन से मिल सकते हैं, शादी कर सकते हैं। यहाँ शादी कराने वाले लाइब्रेरीज को पैसे देते हैं और इन पैसों को लाइब्रेरीज को चलाने में लगाया जाता है। न्यूयॉर्क की ये लाइब्रेरी शादी और दूसरी तकरीबात के लिए अपने दरवाजे खोलने वाली वाहिद लाइब्रेरी नहीं। कई दूसरे अमेरिकी शहर भी अपनी लाइब्रेरीज के लिए ऐसे ही मंसूबे रखते हैं। वॉशिंगटन डीसी उनमें से एक है। And what happened was in many of our neighborhoods, residents would ask us if they could rent the library for a wedding or for... यहाँ बहुत से रहने वालों ने हमसे पूछा था कि क्या हम लाइब्रेरी की इमारत को शादी ब्याह या निजी नौयत की पार्टियों या फोटो शूट के लिए किराए पर दे सकते हैं। हमें इस किस्म की दरखास्तें इससे पहले कभी नहीं मिली थीं और लाइब्रेरी का कानून कुछ इस तरीके से बनाया गया था कि हम यहाँ ऐसी तकरीबात की इजाजत नहीं दे सकते थे जिससे हमें माली वसाइल मिल सकें। इसलिए अब नया कानून लाइब्रेरियों को ऐसी सरगर्मियों की मदद से रकम इकट्ठी करने की इजाजत देता है जिन्हें रवायती तौर पर लाइब्रेरी की सरगर्मियों में शुमार नहीं किया जाता, मसलन किताबों की वापसी में ताखीर का मसला या फिर इस तरह की चीजें। Will be available for the public to rent out for things like conferences or other types of events. अगर सिर्फ इस लाइब्रेरी की जानिब से लोगों को फराहम की जाने वाली सर्विसेज को देखते हैं तो इसको चलाने के लिए दरकार माली वसाइल का अंदाजा करना मुश्किल नहीं। अमेरिकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी के बीचों बीच खड़ी मार्टिन लूथर किंग नामी इस लाइब्रेरी में 2015 में 6.5 लाख से ज्यादा लोग आए और लगभग 8 लाख से ज्यादा किताबें चेकआउट हुई। हजारों लोग यहाँ सिर्फ वाईफाई और कंप्यूटर भी इस्तेमाल करने के लिए आते हैं। फिर इस लाइब्रेरी को जदीद बनाने के एक बड़े मंसूबे पर काम भी हो रहा है। मार्टिन लूथर किंग जैसी अक्सर अमेरिकी लाइब्रेरीज अपने विजिटर्स को सिर्फ किताबें, इंटरनेट और एक पुरसुकून माहौल ही मुफ्त में नहीं देती। 21वीं सेंचुरी में ऑर्केस्ट्रा की मकबूलियत पर होने वाली ये इवेंट ही देख लें। इस पर बातचीत सुनने के लिए भले कम ही लोग आए हों, लेकिन लाइब्रेरी को यकीन है कि इसकी इस रेनोवेशन के बाद लोग भी आएंगे और पैसा भी। लाइब्रेरी लोगों को नई टेक्नोलॉजी भी मुफ्त में सिखाती है। ये है लेटेस्ट ट्रेंड 3D प्रिंटिंग मशीन और सिखाने वाले हैं एंड्रू। कुछ लोग सिर्फ 3D प्रिंटर देखने में दिलचस्पी रखते हैं
مثال کے طور پر یہاں لائبریری میں کام شروع کرنے سے پہلے میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا. ہمارے ہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح کے لوگ بھی ہیں جو اپنی ایجاد کو پیٹنٹ کرانے میں دلچسپی رکھتے ہیں. وہ اس کا ایک نمونہ یا ماڈل تیار کرنا چاہتے ہیں. ایڈوانس انڈسٹریل تربیت رکھنے والے افراد 3D پرنٹر تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں. کرٹس ولیم کے لیے 3D پرنٹنگ سیکھنا بس شروعات ہے، لیکن اگر یہ انہیں آسان لگا تو کچھ بڑا بھی کر سکتے ہیں. ایک نیا مشغلہ یہ ہے کہ کچھ کیا جائے. میں اپنے دوستوں کے لیے جیولری بنانا چاہتا ہوں اور پھر اس کے بعد کچھ جوتے بھی. کرٹس کی طرح تمام یوتھ لائبریری کی کئی ایسی فری کلاسز کا فائدہ اٹھاتی ہے اور لگاتار لائبریری سے تعلق میں رہتی ہے. اب نئے قانون کے ساتھ ہی لائبریری لوگوں کو سرو کرنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا پیسہ بھی کما سکے گی. آپ نے دیکھا کہ امریکی اپنی لائبریریز کو زندہ رکھنے کے لیے کیا کیا کوششیں کرتے ہیں. اب ہم آپ کو دکھائیں گے ان امریکی لائبریریوں کی ایک جھلک جن کے قائم کا مقصد ایک طرف امریکی صدور کی لیگیسی کو آنر کرنا ہے تو دوسری جانب لائبریریز کی معاشرے میں اہمیت کو تسلیم کرنا ہے. ایک مرتبہ پھر امیش سریواستوا کی کہانی. پریزیڈینشل لائبریریز امریکی صدور کے نام سے منسوب 13 ادارے ہیں جو اصل میں ان امریکی صدور اور ان کے دور حکومت کی یادگاریں ہیں. پریزیڈینشل لائبریریز بنانے کی روایت 1939 سے شروع ہوئی. اس وقت امریکہ کے 32ویں صدر فرینکلن ڈیلانو روزویلٹ نے اپنے دور صدارت کی اہم ڈاکیومنٹس اور دوسری یادگاروں کو محفوظ کرنے کا فیصلہ کیا. اس سے پہلے بہت سے اہم ڈاکیومنٹس غائب ہوئے، خراب ہوئے یا بیچ دیے گئے. یہ لائبریریز سرکاری نہیں بلکہ اکثر خود ان پریزیڈنٹس کی کوششوں سے اکٹھے کیے جانے والے پرائیویٹ فنڈ سے بنائی جاتی ہیں. ان کو اپنی حدود میں قائم کرنا ہر امریکی ریاست کی خواہش ہوتی ہے، لیکن آخری فیصلہ خود صدر کا ہوتا ہے. صدر باراک اوباما کا ٹینیور 2016 میں ختم ہو جائے گا. ان کے نام پر لائبریری کے لیے یونیورسٹی آف الینوائے، یونیورسٹی آف شکاگو، یونیورسٹی آف کولمبیا اور ہوائی اسٹیٹ نے پرپوزل دیا تھا، لیکن اوباما نے فیصلہ دیا یونیورسٹی آف شکاگو کے حق میں، کیونکہ وہ پالیٹکس میں آنے سے پہلے یہیں کانسٹیٹیوشنل لا کے پروفیسر بھی تھے. امریکہ کے تیسرے صدر تھامس جیفرسن کے نام سے کوئی پریزیڈینشل لائبریری تو قائم نہیں، لیکن واشنگٹن ڈی سی میں لائبریری آف کانگریس میں ایک مستقل ایگزیبٹ ان کے نام سے موجود ہے. جب 1812 کی جنگ آزادی میں برٹش افواج نے لائبریری آف کانگریس کو آگ لگا کر تباہ کر دیا تو صدر جیفرسن نے اپنی ذاتی کتابوں کا خزانہ لائبریری آف کانگریس کو خریدنے کے لیے آفر کیا. ان کے پاس قانون کی کتابوں کا وافر ذخیرہ تھا اور پھر تعمیرات پر بھی کتابیں تھیں جو ان کا پسندیدہ موضوع تھا. اس وقت کانگریس نے جو کچھ اپنے پاس لیا وہ تھا نجی ہاتھوں میں موجود کتابوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جن کی تعداد 6487 تھی. امریکہ کا اعلان آزادی لکھنے والے صدر تھامس جیفرسن اپنے دور کے سیاسی حالات پر اتھارٹی سمجھے جاتے تھے. ان کے پاس انگلش میں قرآن کا ترجمہ بھی موجود تھا جو آج اس کلیکشن کا حصہ ہے. ہمارا خیال ہے کہ جیفرسن نے یہ نسخہ اس لیے رکھا تھا کیونکہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ قرآن عرب کا قانون ہے اور اس سے مسلم ملکوں کے سلسلے میں انہیں بین الاقوامی قانون کے متعلق جاننے میں مدد مل سکتی ہے. چاہے کتابوں سے سجی جیفرسن لائبریری ہو یا صدرتی ڈاکیومنٹس اور میموریز سے بھرپور لائبریری، ان سے منسلک امریکی صدور کا ان میں ذاتی دلچسپی لینے کا ایک بڑا مقصد لائبریری کے ادارے کو زندہ رکھنا ہے. کلیئرلی واشنگٹن ڈی سی میں لائبریریز کو ہمارے دلوں اور دماغ میں زندہ رکھنے کے لیے کافی کچھ کیا جا رہا ہے. اب میں دکھانے والی ہوں ایسے لائبریریز جو آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ واقعی میں ہے. Stay tuned, we'll be right back. گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات. ملیہ صاحبہ، کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوفزدہ ہے؟ دنیا بھر سے ماہرین کی رائے. جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں. Cooperation with countries like Pakistan, who we're already partnering with in this fight against terrorism. کہ پاکستان کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان سے جنگ مسلط نہ کر سکے. غیر جانبدار بحث. کہ ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر، ساتھ ہی عدالتیں، ساتھ ہی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں، چاہیے عدالتوں کا فیصلہ تھا. پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا، اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشول ابیوز یا کوئی بھی چیز
इस मौजूद से इसका ताल्लुक। इंडिपेंडेंस एवेन्यू, वॉशिंगटन डीसी से मोहम्मद आतिफ के साथ। बदलते वक्त और जदीद टेक्नोलॉजी ने जहां दुनिया को बहुत कुछ दिया है, वहीं कुछ पुरानी आदतें भी बदल डाली हैं, जैसे कि किताबें पढ़ने का रिवाज। आज के ज़माने में ख़ास तौर पर छोटे बच्चों को किताब की तरफ राग़िब करना एक मुश्किल काम दिखाई देता है, मगर रियासत मैरीलैंड के सबसे बड़े शहर बाल्टीमोर में चंद लोगों ने मिनिएचर लाइब्रेरीज़ का कॉन्सेप्ट मुतारिफ कराकर नन्हे बच्चों में किताब दोस्ती को फ़रोग़ देने का बेड़ा उठाया है। ये कोशिश क्या है, डिटेल्स देखिए इस रिपोर्ट में। हॉली ग्रे रियासत मैरीलैंड के शहर बाल्टीमोर में कप्स कॉफी शॉप की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, मगर हॉली का एक और हवाला बाल्टीमोर के नन्हे बच्चों के लिए इल्म तक रसाई की कोशिशें करना भी है। हमारी वाहिद शर्त यह है कि अगर आप आगे बढ़ने और मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। हॉली ग्रे कॉफी शॉप के मुलाजमों और रजाकारों के साथ मिलकर मकामी बच्चों के लिए छोटे साइज की मिनिएचर लाइब्रेरीज का बंदोबस्त करती हैं। हॉली और उनके साथियों का गोल बाल्टीमोर के इस जनूब मगरबी हिस्से में 7 ऐसी लाइब्रेरियां कायम करना है जहां तीसरी जमात या इससे कम उम्र बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें दस्तयाब हों। इस इलाके में गुर्बत है, यहाँ पर नशा किया जाता है और उसके असरात भी देखे जा सकते हैं। चूँकि यहाँ वसाइल की कमी है, इसीलिए बाज़ औक़ात कम्युनिटी को आगे बढ़कर अपना किरदार अदा करना पड़ता है। हॉली का अगला गोल बाल्टीमोर के बच्चों में तालीम की शरह बढ़ाने में अपना किरदार अदा करना है। यहाँ जो लोग आते हैं वो हमारे कस्टमर्स होते हैं और वही हमारे रजाकार भी हैं। वो खुद अपने हाथों से लकड़ी की ये छोटी छोटी लाइब्रेरीज बनाते हैं और हम उन्हें इसका मुआवजा नहीं अदा करते। वो ये सब कम्युनिटी की खिदमत के लिए कर रहे हैं। शेल्बी स्मिथ एक सजा याफ्ता खातून है। जब वो जेल से बाहर आई तो उन्हें मुलाजमत की तलाश में नाकामियों का सामना करना पड़ा और बिलाखिर उन्हें कप्स कॉफी शॉप में नौकरी मिली। वो हॉली के साथ मिनिएचर लाइब्रेरीज में बतौर रजाकार काम करती हैं। हम कम्युनिटी में एक मस्बत तब्दीली ला रहे हैं। हम सिर्फ बात नहीं कर रहे बल्कि अमली इक़दामात उठा रहे हैं। अगर एक बच्चा भी किताब पढ़ता है तो ये एक वाज़ेह और मस्बत तब्दीली है। बाल्टीमोर के इस जनूब मगरबी इलाके में नन्हे मुन्ने बच्चों की किताब तक मुफ्त रसाई को वालिदैन की जानिब से भी सराहा गया, जिनके महदूद वसाइल उनकी राह की रुकावट बने हुए हैं। हॉली ग्रे ने जिस प्रोजेक्ट का आगाज अपनी कॉफी शॉप में चंद रज़ाकारों से किया था, उसका दायरा अब वसी होता जा रहा है। कुछ लोग लाइब्रेरीज को बोरिंग समझते हैं। इसमें उनका कसूर नहीं। बाज़ लाइब्रेरीज का माहौल ही पढ़ने वालों के लिए खासा डिप्रेसिंग होता है। यहाँ यानी अमेरिका में बहुत सी लाइब्रेरीज ने इसी वजह से अपने सेटअप में दिलचस्प तब्दीलियाँ की हैं। इनमें से एक तब्दीली का नाम है ह्यूमन लाइब्रेरी। ये आखिर है क्या, जानिए आयशा खालिद की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में मौजूद किसी भी दूसरी लाइब्रेरी की तरह गम स्प्रिंग लाइब्रेरी में भी लोग पढ़ने या रिसर्च करने और बिलाशुबा किताबें उधार लेने के लिए आते हैं। लेकिन इसके अलावा वो यहाँ लोगों को भी पढ़ सकते हैं और किताब के सफ़े पलटने की बजाय इसे पढ़ने का ख्वाहिशमंद शख्स ह्यूमन बुक से 20 मिनट तक बातचीत कर सकता है, उससे सवाल कर सकता है और उससे कहानी के बारे में मालूमात हासिल कर सकता है। हम उस वक्त तक अपनी हकीकी सलाहियत के मुतालिक नहीं जान सकते जब तक हमें किसी अनहोने तजुर्बे से गुजरना ना पड़े। मुसन्निफा मायमा कार्मो छाती के सरतान के मर्ज से सेहतयाब हुई हैं और वो टाइगर लिली फाउंडेशन नामी एक तंजीम की बानी है जो ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों के लिए काम करती है। एक पनाहगुज़ीन होने के नाते बचपन से लेकर अब तक किस चीज ने सरतान की तशखीस हो जाने के बाद आपकी सबसे ज्यादा मदद की? मायमा कार्मो 15 साल की उम्र में अपने आबाई वतन लाइबेरिया से खाना जंगी के दौरान जान बचाने के लिए भागकर अमेरिका आईं। उन्होंने अपनी जिंदगी की कहानियाँ अपनी किताब में तहरीर की हैं और अब खुद एक इंसानी किताब बनने के बाद वो ये कहानियाँ ज़बानी भी सुनाती हैं। मेरा ख्याल है कि जब कोई आपसे बात करता है तो इससे आपको ज्यादा कुर्बत का एहसास होता है। आप उनकी जिंदगी के सफ़े खोल सकते हैं और उसे शेयर भी कर सकते हैं। मेरे लिए ये एक सहरंगेज तजुर्बा है। ये किसी कहानी के मुतालिक जानने का नया तरीका है। मेरा ख्याल है कि हक़ाइक़ तेजी से सामने आते हैं और वो चेहरे के तासुरात की शक्ल में दिखाई देते हैं और तहरीरी किताब के सफ़े पलटने के मुकाबले में ये तजुर्बा बहुत बेहतर होता है।
डेनिस फार्गो ने कन्फेशंस ऑफ एन इम्परफेक्ट केयरगिवर नामी एक बायोग्राफी की मुसन्निफा बॉबी कार्डुची को एक इंसानी किताब के तौर पर मुंतखब किया है। एक ह्यूमन बुक के तौर पर वो अपनी ससुर की देखभाल से मुतालिक अपने तजुर्बात भी बताती हैं, जो पिछले 7 साल से याददाश्त भूल जाने के मरीज हैं। मैं तकरीबन जिस शख्स से भी बात करती हूँ तो वो या तो देखभाल के तजुर्बे से गुजर रहा होता है या ऐसे किसी तजुर्बे से गुजरने वाले शख्स को जानता है, और देखभाल करने वालों के लिए ये इंतहाई मुश्किल तजुर्बा होता है। इससे पूरा खानदान मुतासर होता है। कार्डुची की कहानी फार्गो को कुछ याद दिलाती है। मुझे उसकी तकलीफों और परेशानियों पर एक जुर्म का एहसास हुआ कि मुझे अपनी माँ की देखभाल करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने नहीं की, क्योंकि जब मेरी माँ अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम गुजार रही थी तो मैं उससे 300 मील दूर था। गम पब्लिक लाइब्रेरी में लिंडा हॉल्सलैंडर ने ह्यूमन लाइब्रेरी का ये प्रोग्राम हेलसिंकी में इसी नौयत के एक प्रोग्राम से मुतासिर होकर शुरू किया था, जहां उन्होंने 2009 में 6 महीने गुजारे थे। लाइब्रेरी सिस्टम की एडमिनिस्ट्रेटर का कहना है कि जज्बात और ख्यालात बांटने का अमल कम्युनिटी के लोगों को एक दूसरे के ज्यादा करीब लेकर आता है। लाइब्रेरी का ये प्रोग्राम बहुत मकबूल रहा है। हमें इस हवाले से लोगों से बहुत ज्यादा फीडबैक मिला है, जिन्होंने हमें ये बताया कि ये उनके लिए अब तक का लाइब्रेरी का सबसे अच्छा प्रोग्राम है। अपनी नौयत के इस तख्लीकी और लोगों को करीब लाने वाले इस प्रोग्राम के बारे में उन्हें ये तवक्को है कि ये प्रोग्राम कौमी हैसियत इख्तियार करके मुल्क भर की तमाम लाइब्रेरीज में फैल जाएगा। वाओ, किसको पता था कि इतने मुख्तलिफ किस्म के लाइब्रेरीज हैं। दैट्स अमेजिंग। अब क्यों ना चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं कि वहाँ लाइब्रेरीज में क्या इनोवेशंस आ रही है, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ग्लोबल इश्यूज पर दो टोक बात। मलिया साहिबा, क्या इसकी वजह इस्लामोफोबिया है? क्या यूरोप खौफजदा है? दुनिया भर से माहिरीन की राय। जब उनको मुहाजिरीन का सामना करना पड़ा तो उन्होंने कहा हाँ, हम मुहाजिरीन को लेने को तैयार हैं, लेकिन मुसलमान मुहाजिरीन को लेने को तैयार नहीं है। Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism. कि पाकिस्तान का पूरा फोकस सिर्फ ये है कि भारत पाकिस्तान को जंग मुसल्लत ना कर सके। गैर जानिबदार बहस। रेमिड डेविस का वाकया हुआ पाकिस्तान के अंदर, साथ ही अदालतें, साथ ही आजाद है कि हमारी अदालतें, चाहिए अदालतों का फैसला था। पाकिस्तान में देखिए, एक तो कल्चर है साइलेंस का, और खास तौर पे जहाँ पे सेक्सुअल अब्यूज या कोई भी चीज इस मौजूद से जिसका ताल्लुक। इंडिपेंडेंस एवेन्यू, वॉशिंगटन डीसी से मोहम्मद आतिफ के साथ। किसी दानिश्वर ने कहा है कि किताबों के बगैर कमरा ऐसे है जैसे रूह के बगैर जिस्म। लेकिन अगर सिर्फ एक कमरा नहीं बल्कि पूरी की पूरी लाइब्रेरीज किताबों से भरी हो लेकिन इनको पढ़ने वाला कोई ना हो तो। कराची से हमारे साथी रिपोर्टर लाइब्रेरी से मुतल्लिक एक ऐसी कहानी आप तक पहुंचा रहे हैं जिसमें लाइब्रेरी भी है, पढ़ने वाले भी और किताबें भी, लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग है। और इस कहानी में से जो मिसिंग है वो कराची ही की एक शख्सियत पूरा करने की कोशिश कर रही है। कराची में कायम तारीखी और सूबा सिंध की सबसे बड़ी लाइब्रेरी लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी सन 1950 में कायम हुई, और उस वक्त चूंकि मुल्क का दारुल हुकूमत कराची था इसलिए उसे नेशनल लाइब्रेरी के तौर पर बनाया गया था। दारुल हुकूमत के इस्लामाबाद मुंतकिल होने के बाद इस लाइब्रेरी को पब्लिक लाइब्रेरी का दर्जा दे दिया गया, और यूं इसका नाम लियाकत नेशनल लाइब्रेरी से तब्दील करके लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी रख दिया गया। लाइब्रेरी में उर्दू, इंग्लिश और पाकिस्तान की कई दूसरी इलाकाई ज़बानों समेत कई ज़बानों में तकरीबन 2 लाख कुतुब मौजूद हैं। लाइब्रेरी को मॉडर्न दौर का इदारा बनाने की कोशिश की मिसालें भी यहाँ देखी जा सकती हैं। हमने अभी डिजिटल कैटलॉग बना दिया है, मैनुअल कैटलॉग के साथ डिजिटल कैटलॉग बना दिया है, और नेट सेक्शन भी हमने कायम कर दिए हैं ताकि असल में किताब का ये भी एक जो है कि किताबी के किस्म है, ई बुक्स जिसको ई बुक्स कहा जाता है, ये भी एक किताबी की है, ये भी इंफॉर्मेशन की सूरत है। तो हम भी अपने रीडर्स को इसी तरह फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, लाइब्रेरी को एक इंटरनेशनल लेवल का इदारा बनाने के लिए यहाँ अमरीकी हुकूमत के ताउन से पहले अमरीकी सदर अब्राहम लिंकन की याद में एक खास सेक्शन लिंकन्स कॉर्नर कायम किया जा रहा है,
یہ ایشیا کا سب سے بڑا لنکنز کارنر ہوگا۔ یہ جو ہے ریسورس سینٹر کے طور پر یہ لیاقت لائبریری چونکہ لوکیشن کے لحاظ سے پبلک کے لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اس وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایشیا کی سب سے بڑی لنکن کارنر یہاں لیاقت لائبریری میں قائم کریں گے، جس میں جو ہے وہ انٹرنیٹ سیکشن ہوگا، مردوں عورتوں کا اکٹھا۔ لائبریری کے ڈائریکٹر بشیر احمد کے مطابق اگرچہ یہاں روزانہ طلبہ کی لگ بھگ 1000 تعداد آتی ہے، اس میں سے بہت کم تعداد لائبریری میں موجود کتابیں پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ طلبہ یہاں اپنے کورس کی کتب پڑھنے اور نوٹس کا رٹا لگانے کے لیے آتے ہیں۔ اب جو ہے کہ ان کو لیکچر سسٹم کو چھوڑ کر انہوں نے جو کوسچن خود رٹے لکھے ہوئے نوٹس ٹیچرز نے پرووائڈ کرنا شروع کر دیے اور کہا کہ بھائی یہ رٹو، تو اس رٹنے کی وجہ سے جو ریڈنگ ہیبٹ ہے اور ضخیم کتابیں ہیں یا ڈیٹیل اسٹڈی ہے یا ریسرچ ہے وہ جو ہے وہ تھم گیا معاملہ، اور اب یہ نوٹس رٹنے کی طرف آ گیا۔ اس وجہ سے ریڈر زیادہ تر یہاں آ کر وہ اپنے نوٹس پڑھتے ہیں اور یہ یاد کر کے CSS کے امتحان تک کیا یہ حشر ہو گیا ہے ہمارا۔ تعلیمی نظام کی خرابی یا کوئی اور وجہ، طلبہ میں اپنے کورس سے ہٹ کر کتابیں پڑھنے کے شوق میں کمی پاکستان سمیت دنیا کے کئی معاشروں کا مسئلہ ہے۔ نوفل خان بانی ہیں دی بک کلب آف کراچی کے، اور ان کے اس کلب کی کوشش ہے کہ معاشرے میں کتاب کے مطالعے کو اس کا اصل مقام واپس دلایا جائے۔ اس مقصد کو پانے کے لیے نوفل کی کوششوں کا سب سے پہلا محور ہے نوجوان نسل۔ ہم بک کلب کے انڈر 2-3 پروگرام چلاتے ہیں۔ ایک تو ہمارا ابھی ایک سٹارٹ ہونے والا ہے پروگرام دی بک ڈرائیو۔ اس کا سلسلہ یہ ہے کہ ہم نے ٹائی اپ کیے ہیں کچھ بیکریز سے اور کچھ کیفے سے، جہاں پہ ہم ایک بک کلیکٹر یونٹس رکھیں گے اپنے، اور ہم انکریج کریں گے ان لوگوں کو جن کے اب جیسے میں اور آپ ہیں بچپن میں کتابیں پڑھتے تھے، وہ کتابیں جو ہیں وہ شیلف پہ رکھی ہوئی ہیں، تو انکریج کیا جائے گا ایسے لوگوں کو کہ وہ جا کے ڈونیٹ کریں وہ کتابیں، تاکہ وہی کتابیں جو ہے ہم چھوٹے ایریاز ایز ان کے لو انکم ایریاز جیسے ہو گئے، سلطان آباد ہو گیا، کرنگی ہو گیا، لیاری ہو گیا، یہاں پہ اسکولز میں جا کے لائبریریز بنائیں گے، اسکولز میں جا کے بچوں کو تقسیم کریں گے بکس، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مینٹورشپ کا بھی پروگرام ہوگا جس میں وہی کتابیں جو ہم ڈونیٹ کر رہے ہوں گے انہی کتابوں میں سے کوئی والنٹیئر ہمارے ساتھ جا کے ان کتابوں کو ذرا اسٹوری ٹیلنگ کرے گا۔ انسانی ترقی کے فوائد بھی ہیں اور کچھ نقصانات بھی۔ ٹیکنالوجی میں پیش رفت نے جیسے جیسے لوگوں کی دلچسپی کی اور چیزیں پیدا کیں، ویسے ویسے لوگوں میں کتابیں پڑھنے کا رجحان بھی کم ہوتا چلا گیا۔ ہم لوگ بک کلب آف کراچی سے چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو ہم یہ پرسیپشن دیں کہ بھائی کتاب جو ہے تم لیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہو، اگر تم بک بیڈ ٹائم ریڈنگ کر رہے ہو، ایز فار ایز کہ تم کتاب پڑھ رہے ہو۔ کوئی فارمیلٹی نہیں ہے کہ تمہیں لائبریری میں آنا چاہیے اور تم کتاب بیٹھ کے پڑھو۔ ہم اسکولز میں جو بنا رہے ہیں اپنے انڈر پریویلیج اسکولز میں، وہ بھی ایک لائبریری کا ہی کنسیپٹ ہے۔ وہ ایسا کنسیپٹ ہے کہ اگر بچہ بک لے کر چلا جاتا ہے اور واپس نہیں آتا وہ بک لے کر تو کوئی بات نہیں، کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس بچے کے وہ کتاب اس بچے کے گھر پہ پہنچ گئی ہے نا، یا اس کی بہن پڑھ لے گی، اس کا بھائی پڑھ لے گا، یا وہ خود پڑھ لے۔ تو ایز فار ایز دا بک از گوئنگ آؤٹ ہمیں مسئلہ نہیں ہے، ہم اس چیز کو ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ مطالعے کی اہمیت کو سمجھنے والے نوفل خان جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر نوجوان نسل کتاب کو پھر سے اپنا دوست بنا لے تو دنیا میں پھیلی افراتفری کی کیفیت میں ایک ٹھہراؤ لا کر اسے ایک مزید پرسکون جگہ بنایا جا سکتا ہے۔ And that's a wrap for today's show from the Beatley Central Library جو Alexandria, Virginia میں ہے۔ کیسا لگا آپ کو؟ ضرور اپنا فیڈ بیک اس پیج پہ بھیجتے رہیے گا۔ Don't forget to like the page۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی، signing off for کہانی پاکستانی۔ خدا حافظ۔